हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कल हमने सीखा था सेंटेंसेस। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग बता सकते हैं आप लोग कैसे हैं। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा, वाक्य सीखा आपने। अब वाक्य के ही ये पार्ट्स हैं। अब हम सीखेंगे कि वाक्य में दो तरह के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो है बनता है वो एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, आज बहुत छोटा सा टॉपिक है तो हम बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले से ही लिख के रखा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसमें एक पर्सन की बात होती है, ठीक है, या किसी सब्जेक्ट की बात होती है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, तो उसे ही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। तो जैसे पहले लाइन में क्या बोला है, वी नेम सम पर्सन और थिंग, यानी कि हम किसी पर्सन का, किसी थिंग का पहले तो नाम मेंशन करते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है कि राम खाना खा रहा है, ठीक है, राम इज ईटिंग द फूड। तो मैंने क्या बोला, राम के पहले नाम लिया मैंने, राम के बारे में। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें ले सकती हूँ, मैं किसी एनिमल का नाम यूज़ कर सकती हूँ, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है, या किसी थिंग्स का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो पार्ट का पहला पार्ट होगा, मतलब वो सेंटेंस का पहला पार्ट होगा। दूसरा हो गया से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, यानी कि अब मैंने पहले पार्ट पे तो मैंने उस पर्सन और थिंग का नाम मेंशन किया, मतलब उस सेंटेंस में, और सेकंड ऑफ द पार्ट मैंने क्या किया, उस पर्सन और थिंग के बारे में कुछ बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हमने आगे लिखा है हैंस एवरी सेंटेंस हैव टू पार्ट्स। इसका मतलब कि हर सेंटेंस में हम दो पार्ट्स को देखते ही हैं। पहला हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ये नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आगे लिखा है द पार्ट विच नेम्स अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लाइक दैट हम इसके नेक्स्ट में भी लिखेंगे द पार्ट विच से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है, तो मैं बिना डेफिनेशन के आपको समझा देती हूँ, क्योंकि आपका जो प्रयास होना चाहिए वो समझने पे ज़्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, ये तो मैंने, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं और चाहे तो स्किप करके आगे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेकंड मेंशन कर सकती हूँ द पार्ट, वो जो नीचे लिखा था उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, द पार्ट विच टेल्स। अब टेल्स क्या मतलब, क्या बताएगा, किसके बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट बता रहा है। प्रेडिकेट की डेफिनेशन द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। अब मैं एग्जांपल लिख देती हूँ।
या फिर मैं पहले इसको कंप्लीट कर देती हूँ। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मतलब ये प्रेडिकेट हो गया। ओके, आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहले मैं एग्जाम्पल ले देती हूँ, जैसे कि he is going to the market। ठीक है, दैट इज he। ये क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट मतलब सेकंड पर्सन है, सॉरी थर्ड पर्सन है। he is going to the market, ये थर्ड पर्सन हमने यूज किया है, यानी कि आप बोल सकते हो, मैं यहाँ नाम भी लिख सकती थी, किसी वस्तु का नाम लिख के सेंटेंस से जला सकती थी। ठीक है, तो ये भी पार्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और जो फर्दर बढ़ जाता है, ये जो फर्दर बच गया, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। तो आपको अगर प्रेडिकेट ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे? तो प्रेडिकेट ढूंढने का भी एक तरीका है कि जब प्रेडिकेट आप ढूंढोगे ना, तो उसके पास अपनी एक वर्ब होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ब क्या है, ये एक वर्ब है, गो। ठीक है, तो हमने एक वर्ब यूज किया है, प्रेडिकेट के पास वर्ब होना चाहिए। और सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग, मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ओकेजनली ऐसा भी होता है कि जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के एंड में भी आता है। तो आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल वैसे भी दे दूंगी। अभी पहले आप इतना समझ लीजिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया गोइंग टू द मार्केट इज प्रेडिकेट। ठीक है, जो कि प्रेडिकेट के पास अपना एक वर्ब है। ठीक है, तो प्रेडिकेट के पास अपना एक वर्ब भी होता है और वो स्टेट करता है सब्जेक्ट के बारे में। स्टेट मतलब बताता है सब्जेक्ट के बारे में। अब मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, तो नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना डाउट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको एक बात बोली कि मोस्टली हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आता है और जो प्रेडिकेट है वो पीछे होता है। ठीक है, मतलब सेंटेंस के। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ओकेजनली कि जब हम देखते हैं कि जो मतलब यूजुअली तो हमने देखा कि मतलब ज़्यादातर सब्जेक्ट आगे हैं और प्रेडिकेट पीछे है। जैसे कि अभी मैं और लिख देती हूँ सेंटेंस, जैसे कि राम इज ईटिंग फूड या ईटिंग द पिज़्ज़ा। आजकल की जनरेशन को पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, तो पिज़्ज़ा। ठीक है, तो राम इज ईटिंग द फूड, इसमें हमने देखा ये सब्जेक्ट। ठीक है, बचा हुआ पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब मैंने जो बताया ये तो यूजुअली होता है। क्या होता है ये? यूजुअली। ज़्यादातर हम देखते हैं यूजुअली तो यही यूज होता है, तरीका यही होता है। ठीक है, बट हम देखेंगे ओकेजनली क्या क्या होता है। ओकेजनली देखते हैं, तो ओकेजनली हमने देखा, ओकेजनली हम देखेंगे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हियर कम्स द बस। अब आप देखो, इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो पीछे चला गया है। ठीक है, और ये लेफ्ट ऑफ द पार्ट है, दैट इज प्रेडिकेट एंड दैट इज सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ओकेजनली ऐसा भी होता है कि मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट हम पीछे जाते हैं, डिपेंड ऑन कि सेंटेंस कैसा यूज करें। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कम द बस, कि बस यहाँ आती है। तो आप किसी को बोल भी सकते हो, लाइक बस स्टैंड पे गए, किसी ने आपको पूछा भी बस कहाँ आती है, बोल सकते हो हियर कम द बस, हियर कम्स द बस। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये बहुत अच्छी लाइन है विलियम शेक्सपियर की, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, जैसे कि विलियम शेक्सपियर की बड़ी अच्छी लाइन है और बहुत डीप मीनिंग है उसकी, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको उसमें क्या समझ में आता है। स्वीट आर
uses, sweet are uses of, sorry, sweet are the uses of adversity. The uses of adversity. बहुत अच्छी लाइन भी है, विलियम शेक्सपियर की है ये, ठीक है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की बहुत अच्छी लाइन है कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि अब इसमें आप सोचेंगे कि इसमें भी सब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है, प्रेडिकेट कहाँ है। ये हो गया आपका एडवर्सिटी, क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, लेफ्ट ऑफ द पार्ट आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम हमको कैसे पता, क्योंकि हम तो एडवर्सिटी को भी, इसको भी सब्जेक्ट मान सकते हैं, स्वीट को भी, लेकिन हमने इसको ही माना है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एडवर्सिटी की। ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एडवर्सिटी की, कि जो एडवर्सिटी यानी जो विपत्ति है, विपत्ति का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, विपत्ति का उपयोग हम कर सकते हैं, मतलब मधुर रूप में कर सकते हैं। तो हम विपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वीट, विपत्ति का यूज हम स्वीट यानी कि मधुर रूप में कर सकते हैं। इसका बहुत डीप मीनिंग है कि डिफिकल्टीज को आप, मतलब एक आप डिफिकल्टीज को जब आपकी लाइफ में आती है उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफिकल्टीज आपको नीचे गिराने के लिए आती है। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो डिफिकल्टीज को आप एक अवसर मान सकते हो, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मान सकते हो। तो ये बहुत अच्छी लाइन है विलियम शेक्सपियर की। तो यहाँ पे जो स्वीट है, देखिए एक तो आर है, इस पार्ट के पास अपना एक ठीक है, अपना एक वर्ब भी है। ठीक है, ठीक है, वर्ब भी है अपना। तो इस पार्ट को हमने माना, एडवर्सिटी की बात हो रही है और उसके बारे में बताया क्या जा रहा है कि हम उसको मतलब एक मधुर रूप में ले सकते हैं, यानी कि डिफिकल्टीज यहाँ पे मतलब एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, तो विपत्ति को मधुर रूप में ले सकते हो। अब मैंने आपको कल सेंटेंस के 4 टाइप सिखाए थे, होप कि आपको याद होगा। उसमें मैंने आपको एक इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बताया था। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप लोगों का क्वेश्चन रेज होगा कि मैम वो उसमें कैसे करेंगे, उसमें हम प्रेडिकेट और सब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने कल ये भी बोला था कि जो इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो पर्सन, सेकंड पर्सन होता है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, बेशक हम उसे वहाँ पे मेंशन करें या ना करें। तो ऐसे सेंटेंसेस में, जैसे कि कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अगर आपको मैं बोलूँ कि कैसे ढूंढोगे आप, तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस कुछ आपको याद हो, होप्स होगी। जैसे मैंने लिखा था सिट डाउन, सिट डाउन। ठीक है, ये सेंटेंस जो है आपको, आप सोचोगे कि मैम इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चा, क्योंकि ये इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। इसमें यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन है और ये ऑलरेडी इसमें अंडरस्टूड होता है कि अगर हमने ओपन सिट डाउन बोला है या ओपन द डोर बोला है तो हमने अपने सामने वाले, जो भी मैं बैठी हूँ किसी के सामने, किसी ने मुझे बोला है, यानी कि किसी सामने वाले को आपको बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको भी अगर ऐसा बोल रही हूँ कि सिट डाउन, तो मैंने किसको बोला, आपको बोला, मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसी थर्ड पर्सन से बात नहीं कर रही हूँ। तो इसमें यू जो है वो अंडरस्टेड मतलब अंडरस्टूड होता है पहले से ही। तो इसमें हम समझ जाएंगे कि जो यू होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, उसको बैठने के लिए बोल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए आज के लिए वैसे इतना बहुत है। मैं थोड़े क्वेश्चन आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए दे देती हूँ, आप नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, द कैकलिंग ऑफ द गीज, द कैकलिंग। अब जो आपको मीनिंग नहीं समझ में आए तो आप सर्च आउट भी कर सकते हो, जिससे कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो सकें। ठीक है, पढ़ने में, द कैकलिंग, कैकलिंग ऑफ द, सॉरी, ऑफ गीज,
अब आप बताएंगे कल मुझे कि गीज क्या होता है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में इसमें डाल देना गीज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। रोम कहाँ है ये भी आप सर्च करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कहाँ है और प्रेडिकेट कौन सा पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा एक्सरसाइजेस, आपको दे रही हूँ होमवर्क में। नेक्स्ट देख सकते हो आप, द बॉय स्टूड, एक मिनट मैं आपको दूसरा बताती हूँ, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ठीक है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तीसरा आप लिख सकते हैं, sugarcane was ferment of mind। बहुत हार्ड आपको ये वर्ड लगने में, लेकिन आपको मैंने इसमें कुछ समझने के लिए आप मीनिंग भी ढूंढ सकते हैं। इतना हार्ड नहीं जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको इसमें बस अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही सर्च आउट करना है। ठीक है, आप अंडरलाइन करके बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। कितने हो गए? 3 हो गए। तो और दे देती हूँ, थोड़ा आसान दे देती हूँ। ठीक है, ही हैज गुड मेमोरी। लिखते समय कुछ वर्ड मिस्टेक हो जाती है तो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट ले देती हूँ, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। ओके, थैंक यू।